बिल्कुल गलत कहा जनाब आपने। कारकुन हमेशा निकलता आया है। अगर तहरीके इंसाफ इस वक्त तक सरवाइव कर रही है तो वो सिर्फ कारकुनान के बलबूते पर है। अगर इस वक्त तहरीके इंसाफ का कोई वजूद बाकी है तो वो सिर्फ कारकुनान की वजह से, वरना लीडर्स जो है वो हमेशा जो है वो किसी न किसी पतली गली से हो निकलते थे, कहीं ना कहीं रूपोश हो जाते थे, कभी कोई बहाना बनाते थे, कभी कोई बहाना बनाते थे। कहाँ बर्बाद हो गए हम लोग, कोई नहीं उसके लिए आवाज उठा रहा। मासूम मुनीर के फैसलों से पाकिस्तान को अब तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ये बिल्कुल वही वो नारा है जिस तरह का शहबाज शरीफ ने लगाया था, ये वही नारा है जिस तरह का मरियम बीबी ने लगाया था। जनाब आप भी नारा लगा दीजिए, खुश कर दीजिए अपने बड़ों को। देखते हैं आपको किस तरह से जो है वो मुस्तफीद किया जाता है, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब को किया जा रहा है, किस तरह से आप भी जो है वो शेर होकर खाएंगे, जिस तरह से बाकी सब लोग खा रहे हैं। देखते रहिए, सुनते रहिए और जागते रहिए पाकिस्तानियों। वक्त बहुत मुश्किल है, रास्ता बहुत कठिन है, मंजिल एक ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आयशा नुमान आपके खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम अवाम के साथ। पाकिस्तानियों, आज बहुत ही मजेदार किस्म के मौजुआत के ऊपर बात होने जा रही है। सबसे पहले जो अहम टॉपिक है इस वक्त, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर भी जो है बहुत ज्यादा मौजूए बहस है कि बांग्लादेशी टीम ने किस तरह से पाकिस्तानी टीम की जो है वो लितर परेड की है, जनाब फटका फटका के मारा है। बांग्लादेशी टीम ऐसी टीम है जिसने अब तक पाकिस्तान को टेस्ट मैच में कभी आज से पहले शिकस्त से दो चार नहीं किया था, लेकिन आप जनाब इसको रावलपिंडी का जो है वो एक दहशत समझ लें या फिर जो है वो मोहसिन नकवी साहब की एक नहूसत के साए समझ लें। पाकिस्तानी टीम जो है इस वक्त मुसलसल जो है वो बहरान का शिकार है। कोई एक इक्का जो है वो चलने का नाम नहीं ले रहा। और पिछले दफा तो मोहसिन नकवी साहब ने बयान भी दिया था कि टीम को जो सर्जरी की जरूरत है, तो वो सर्जरी भी शायद आपने करके देख ली होगी, लेकिन उस सर्जरी के बाद बहुत ही बुरा हाल हो गया। टीम तो बिल्कुल फारिग हो चुकी है। अब टीम जो है किसी काम की नहीं रही। ये वो इंटरनेशनल टीम है जो कि बहुत ही अच्छे नंबर्स पे रैंक करती थी, लेकिन आज पाकिस्तानी टीम जो है उसके लिए सिर्फ एक हमदर्दी महसूस हो रही है आम पाकिस्तानी को। आलम तो ये है कि ना तो टेलीविजन मीडिया पे कोई इसको जाकर देखना पसंद कर रहा है, ना ही लाइव मैच देखने के लिए वहां पे कोई मौजूद है। इन सब के क्या जो है वो असरात हो सकते हैं मुस्तकबिल में पाकिस्तानी टीम के ऊपर। और जनाब आज पाकिस्तानी टीम जो है मुसलसल दूसरा मैच हार चुकी है और बांग्लादेशी टीम ने जो है इनको व्हाइट वॉश कर दिया है। अब ये काकूल की ट्रेनिंग का कमाल है कि जो वहां से हो आता है उसके बाद वो अमर हो जाता है। आज हमारे साथ मौजूद है तलहा, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। और मैं इनसे आज पाकिस्तानी टीम की जो एक इबरतनाक शिकस्त है, जो एक बांग्लादेशी टीम जैसी टीम से जो है इन्होंने आज हार जो है इनको उसका मजा चखना पड़ा है। इसके पीछे क्या मामलात है, क्या इसके पीछे वजूहात है, क्यों पाकिस्तानी टीम जो है उसका मोराल इतना डाउन है? क्या बांग्लादेशी टीम के जो हालात है कहीं बांग्लादेश जैसे तो नहीं है? जहाँ आपको जानते होंगे कि अभी पिछले दिनों इनकलाब जो है वो बांग्लादेश में आया है और उसके बाद जो है पूरी बांग्लादेशी कौम जो है वो यकजान है। एक अलग किस्म का स्पिरिट है उनमें, मोरल्स जो है बहुत ज्यादा हाई है। तो क्या ये इम्पैक्ट हो सकता है बांग्लादेशी टीम का? आप मुझे बताइए तलहा। जी, जी, बिल्कुल, ये जिस तरीके से पाकिस्तान का आज मैच जो चल रहा था और बदकिस्मती से पाकिस्तान हार चुका है और कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि व्हाइट वॉश हुआ है पाकिस्तान के साथ। इससे पहले इंग्लैंड भी आई थी पाकिस्तान में और पाकिस्तान को 3-0 से वो हराया गया था मैच। और ये रिसेंटली हमने देखा गया है कि जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं, उन्होंने सर्जरी क्या करनी थी, उन्होंने पाकिस्तान की वाक़ई सर्जरी कर दी है। बेशक वो क्रिकेट का हो या पासपोर्ट के लिए हो। ना पाकिस्तानी चीथड़े निकाल के रख दिया उन्होंने। एग्जैक्टली ऐसे ही है बिल्कुल। अब देखा जाए जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो चल रहे हैं मामलात, स्पेशली जब से हम वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं, पाकिस्तान के सारे क्रिकेटर्स एक तो सहमे हुए हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा कि मोहसिन नकवी साहब ने सबसे पहले कहा था कि हमें डोमेस्टिक क्रिकेट और उसकी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। जब हमारे जो प्लेयर्स थे काकुल क्रिकेट अकेडमी में फिटनेस कैंप के लिए गए हुए थे, उससे पहले इन्होंने सर्जरी की डोमेस्टिक क्रिकेट की। और अंदाजा कर ले पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स थे वो उनके पास अब जॉब्स ही नहीं रह गई। जो वो डोमेस्टिक खेल रहे थे वो टोटली बेकार होके बैठ गए, घरों में बैठ गए। वापस से वो कोई जूतियों की दुकान में काम कर रहा है, कोई रेडी लगा रहा है, तो कोई क्या कर रहा है। ये पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल हो चुका है। अगर हम कहें कि क्रिकेट भी जो है वो सियासत की नजर हो चुकी है तो ये कुछ कहना गलत नहीं होगा। नहीं, इसकी ज़िंदा मिसाल ले लें कि पाकिस्तान की सियासत जब भी चेंज हुई है, हमारा पीसीबी का निज़ाम चेंज हुआ है। आप मिसाल ले लें नजम सेठी साहब की, वो उनका टेन्योर आया तो उनके प्लेयर्स आने लग गए। उसके बाद बिल्कुल। हमारे प्रकाश अरब साहब। नजम सेठी साहब के बाद हमारे साथ पीपल्स पार्टी के बंदे आए थे, ज़का अशरफ साहब आए और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब आ गए।
उससे पहले हमारे खान साहब ने भी भेजा था एक, जिसको रमीज राजा कहते थे, और उनको भी भेजा गया। उन्होंने भी एक अच्छी चेंजेस तो की थी, लेकिन कुछ नाकामियां भी की गई थी। लेकिन उन्होंने तरीका जो देखिए, उनकी उनकी स्पोर्ट्स एक्सपर्टीज थी, आप कुछ भी कहें, वो स्पोर्ट्स के शोबे से मुंसलिक रहे हैं। अब एग्जैक्टली आप नजम सेठी को अगर अगर आप नजम सेठी के ऊपर नजर दौड़ा लें तो जनाब उनकी चिड़िया बहुत कारगर थी, तो इस वजह से उनको लगा दिया गया। उसके बाद जका अशरफ साहब आप देखते हैं कि वो एक फेवरेटिज्म जो है वो उसकी वजह से वो आए। ये जो हमारे मोहसिन नकवी साहब है, इनके पास जो है बैक वक्त वजीर दाखिला का भी ओहदा है और जनाब ये चेयरमैन पीसीबी भी है। अब वो हम एक कार्टून देखते थे ना, अपना मास्क, कि जब उसकी कहीं जरूरत पड़ती थी वो मास्क लगा के वो करेक्टर जो है सामने आ जाता था और वो अपना करेक्टर प्ले करता था। मुझे बिल्कुल इस वक्त मोहसिन नकवी साहब वैसे ही लग रहे हैं कि जब उनको वजीर दाखिला बनना होता है तो वो मास्क लगा लेते हैं वजीर दाखिला का, फिर जब उनको चेयरमैन पीसी बनना होता है पीसीबी, तो वो फिर वो अपना वो वाला मास्क पहन लेते हैं। तो बड़ी ही एक नहीं, मजाक बिल्कुल आप ऐसे कह रहे हैं कि ये वजारत उनको डिसाइड करनी पड़ेगी, ये वजारत उनको डिसाइड करनी पड़ेगी कि वो वजारत कौन सी लेना चाहते हैं। अभी कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी बयान दिया था कि उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि इनको वजारत कौन सी चाहिए, लेकिन इनका स्टैंड ही बहुत हाई है कि स्टैंड ही पता नहीं कहाँ चला जाएगा। नहीं, तो अगर वो कहते हैं कि आप जी यहीं मुझे से तो मिसाल ले वजारत सकते हैं उज़्मा कि चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को शायद हम उतार नहीं सकते, हम मोहसिन नकवी साहब को उतार नहीं सकते। बहुत एक ऐसे बंदे हैं कि शायद इनके खिलाफ हमें बात करना भी महंगा पड़ जाए। मैंने अब जो आपको बोला आने वाला था वक्त है वो अनोखा अब आने लाडला वाला वक्त है, खेलन को बाकी मांगे हमें चांद। सवाल उठता है हमारी क्रिकेट का, हमारी सवाल उठ रहा है हमारी क्रिकेट का। मैं आपको क्रिकेट की छोटी सी मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान को एक फाइनल डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की अगर हम मिसाल लेते हैं, हमेशा हम इंडिया की मिसाल अगर उठानी है तो वहां पर वहाँ के जो इंडियन क्रिकेटर्स है ना, वो वनडे कप में नहीं होते, T20 में भी नहीं होते। हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वनडे और T20 और टेस्ट किसको खिलाना है। हमारी सही। मैं आप इमरान बट एक हमारे प्लेयर्स आए थे, वो बहुत ही अच्छा स्लिप कैचर थे। वो आए, उन्होंने उन्होंने बैटिंग भी की, वो ओपनर बैट्समैन थे। हमें शान मसूद की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, हमें वो कप्तान नहीं चाहिए। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी 28 की आप एवरेज है, वो क्या बाहर जाके बात कर रहे हैं 20 आप? खेलते हैं। सलमान खान मसूद क्यों नहीं चाहिए? इतनी बड़ी पर्ची है उसके पीछे, इतनी फर 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 इंग्लिश बोलता है वो, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, शान इंग्लिश मसूद क्यों नहीं इंग्लिश चाहिए? बोलने से क्रिकेट नहीं आ जाती, इंग्लिश बोलने से क्रिकेट नहीं आ जाती। उनकी 28 की एवरेज है। अब एक बारी वो पॉटी खेलने चले जाते हैं इंग्लैंड में, वहां पे एक सेंचुरी लगा लेते हैं, वहां पे कप्तानी कर लेते हैं। वो समझते हैं पाकिस्तान में भी कि ये कप्तानी बहुत वैल्यूएबल है, पाकिस्तान में भी इजीली कप्तानी है। नेशनल टीम की कप्तानी ऐसे नहीं होती। आज देख लें, आपको अभी रिसेंट मैच के अंदर देख लिया, जो सरफराज कह रहा है कि आप अपना ना, आपने फील्ड गलत ली हुई है, आपने फील्ड पे यहाँ से चौका चला जाएगा। उसने फिर भी उसकी बात नहीं मानी, उसको इग्नोर किया, और बाद में उसको खुद ही एडमिट कर रहा है कि वाकई मुझे यहाँ पे फील्ड ले लेनी चाहिए थी। आप अंदाजा कर लिए ड्यूरिंग द मैच वो इतनी गलतियां करे। आप हमारे स्लिप कैचर अच्छे नहीं है, हमारे पास फील्डिंग लेवल वो अच्छा नहीं है। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कप्तान जी कहते हैं कि हमारे फिटनेस लेवल वो नहीं है। यार आप इतने पूरा 2.5-3 महीने आप बैठे रहे हैं फ्री, वर्ल्ड कप खेलने के बाद आपकी फिटनेस उस टाइम आपने क्यों नहीं देखा उस पर? और आपने कप्तान वाइस कप्तान सऊद शकील को बना दिया। मेरे हिसाब से ये गलत फैसला था पीसीबी का, कि सऊद शकील जैसे प्लेयर्स को अभी प्लेयर बनने दें, उसे कप्तानी ऐसी देंगे, ऐसी चीज देंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्रेशराइज होगा। आप ऐसा हरगिज मत करें। आप एक बंदे पर डिनाई करें कि कौन बंदा कैप्टनसी के लायक है। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पाकिस्तान को अब कैप्टनसी टेस्ट क्रिकेट के लिए अलग, वनडे के लिए अलग और T20 के लिए अलग देखनी होगी। अगर हम बाबर आजम पे फोकस करेंगे तो बाबर आजम को भी मैं पर्सनली मशवरा दूंगा कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हट जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम कैप्टन ही उसको भी अब इसी में डालेंगे। देखिए अभी भी तनकीद चल रही थी, वो एक ऐसी तनकीद लोग कर रहे थे, देखो बॉबी को हटा दिया, अब बॉबी की वजह से मैच हार गई, बॉबी ने स्कोर नहीं किया, उसकी वजह से हार गई। माजरत के साथ रिजवान की माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहे हैं, रिजवान ने अपना एक हद तक परफॉर्म किया है, उसकी बैटिंग नहीं चली। क्या इन दोनों का काम नहीं है सिर्फ क्रिकेट चलाना? बाकी 8-9 प्लेयर्स ने भी आए हैं, वो भी क्रिकेट खेले, उन्होंने आउट करने हैं, उन्होंने रन्स करने हैं। क्या इन 2 प्लेयर्स का काम रह गया? हमारी ये सबसे पहले मीडिया को देखना पड़ेगा कि इन 2 प्लेयर्स के हटके हमने बाकी को भी ट्रेन करना है। हाँ, बुरे वक्त अच्छे वक्त आते हैं। कोहली की भी बहुत टाइम बाद सेंचुरी आई थी, बेशक उसने आप देख ले, उनका भी कमेंट्स आ गया, कोहली का भी कमेंट आ गया कि इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह तो नहीं कहा, क्या उन्होंने ये जरूर कहा था कि ये बैक आएंगे, ये दोबारा से रन्स करेंगे ये और वक्त बड़े भी रन्स गुजर करेंगे, जाएगा। क्योंकि सबको पता है कि बड़े प्लेयर हैं बाबर आजम। और इनके बैट से जिस दिन रन्स आने लगे उस दिन फिर मीडिया पे बाबर आजम को वाह वाह कर लिया जाएगा। वो अब वो लोग आए बिल्कुल हुए हैं ऐसे ही। सामने जो इसको क्रिटिसाइज करें। बाबर आजम को सिर्फ क्रिटिसाइज करना नहीं बनता, हमारी पूरी मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज करना बनता है, हमारे मोहसिन नकवी साहब को क्रिटिसाइज करना बनता बिल्कुल। है, कि वो समझते हैं कि मैंने ये बंदा तैनात कर दिया, मैंने इतने पैसे दे दिए, अब क्रिकेट में सब अच्छा हो जाएगा। देखिए ऐसा सब अच्छा नहीं होता। टीम वर्क जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, और ये भी एक मामला हो सकता है कि टीम के अंदर जो लॉबीज हैं वो भी बहुत ज्यादा बन चुकी हैं।
और जो मैं आपको आप एक बड़ी खबर दे दूं, मैं आपको जी एक बड़ी खबर दे दूं, ये जो 5 मिनट और बने हैं ना, आने वाले वक्त में ये अपनी टीम बना के पाकिस्तान टीम खिला रहे होंगे। इस 5 मिनट और के 5-6 खिलाड़ी ना टीम में मौजूद हो, आप मुझे यहाँ पे इनकार कर दीजिएगा कि तलहा आप बिल्कुल ये आपकी एनालिस्ट नहीं हो सकते, आपके कोई तजुर्बा नहीं है। ये हमेशा ऐसे ही करते आए हैं, क्योंकि इनका मेंटोर बनने का मकसद ये है कि अब इन्होंने कहा है कि सर्जरी करनी है, एक ऐसी सर्जरी करनी है कि ऐसे प्लेयर्स लेकर आएंगे और वही प्लेयर जो इनकी टीमों में खेल रहे होंगे और इनको फायदा पहुंचा रहे होंगे वही टीम में होंगे। और मैं बताता रहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेटर भूल चुका है। अब हमारे ओपनर बैट्समैन को यही नहीं पता होता कि कौन सी बॉल को छोड़ना है टेस्ट क्रिकेट में और कौन सी मार को मारना है। अब हमारे ओपनर बैट्समैन जी जो बाहर बॉल जा रही होती है वाइड द लाइन खेल रहे होते हैं, ना उनको स्टांस का पता होता है, ना उनको क्रिकेट का पता होता है, ना उनको सेंस है कि मैं T20 नहीं खेलने आया हुआ, बॉल स्विंग हो रहा है। तुम्हारे बॉल हमारे बॉलर्स का स्विंग ही नहीं हो रहा होता। अब एक अंदाजा लगा लें, बांग्लादेश वो वहां से उठ के आई हुई पाकिस्तान में आके खेल रही है, पिंडी में पहली दफा वो खेल रही है, अंदाजा कर लें। और पिंडी में वो स्विंग करी और पाकिस्तान के पास स्विंग नहीं हो रहा। और जो हमीर हमजा साहब को ऐड किया गया, बहुत अच्छा तरीका था कि उनको ऐड किया गया और उन्होंने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा जरूर किया है, लेकिन वहां पे हमारे फील्डर्स ने बहुत अच्छा मुजाहरा करके दिखा दिया कि भाई तुसी जिन्नी मर्जी कर लो, असि विकेट नहीं देनी। अच्छी नहीं तो करनी। यही हालात। बहुत शुक्रिया तलहा आपका, बहुत ही कीमती राय आपकी जो है आपने उससे हमें आगाह किया। जी तो पाकिस्तानियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे तलहा जमील जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट थे। आपने उनकी गुफ्तगू बगौर सुनी होगी। अब जनाब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे अहम पहलू के ऊपर कि बहुत देर से ये खदशे का इजहार किया जा रहा था कि इमरान खान साहब को जो है खुदा ना खास्ता मिलिट्री केसेस का सामना करना पड़ सकता है, मिलिट्री कस्टडी में जो है उनको भेजा जा सकता है। तो आज जो है इमरान खान साहब की तरफ से और तहरीक इंसाफ की तरफ से बराह रास्त जो है वो एक पिटीशन दायर कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान की मुमकिन मिलिट्री हिरासत में देने से रोकने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 4 एतराजात आयद कर दिए हैं। किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर अमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है? दरख्वास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज नहीं लगाई गई। पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त कैसे जाहिर हो सकती है? ये जो पिटीशन दायर की गई थी उसके जवाब में एतराजात जो है वो लगाकर ये बताया गया है। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा होते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है? अब आप ये जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो किसके जेरे साया है? जस्टिस आमिर फारूक। और जस्टिस आमिर फारूक जो है वो इस वक्त अदलिया के ऊपर एक बदनुमा दाग बनकर चमक रहे हैं। और इनके होते हुए मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ को जो है कोई रिलीफ मिलने जा रहा हो। जिस तरह से आपने तारिक महमूद जहांगीरी वाला केस सुना और उसके ऊपर जो है ये जस्टिस आमिर फारूक का किरदार सामने आया, उन्होंने जब उनको इसकी समाअत करने से रोक दिया है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर जो है मजीद कार्रवाई थी उसके लिए रोक दिया गया, तभी आमिर फारूक साहब जो है खुलकर सामने आ चुके थे। अलीमा खान भी बहुत दफा जो है इन खदशात का इजहार कर चुकी हैं कि जस्टिस आमिर फारूक के होते हुए हमें जो है इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जनाब मैं आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ, तहरीक इंसाफ का कारकुन वो कारकुन है जिसको अगर गुस्सा आए, जिसको अगर गैरत आ जाए, जिसको अगर अपने ही सियासी लीडरों पर कोई तनकीद का मौका मिल जाए या फिर उनकी कोई खामी नजर आ जाए तो ये किसी को नहीं बख्शते। आज उमर अय्यूब को जिस तरह से एक खातून ने, एक बुजुर्ग खातून ने खरी खरी सुना दी है, वो मुलाहिजा करिए। तबाह बर्बाद हो गए हम लोग, कोई नहीं उसके लिए आवाज उठा रहा। तबाह बर्बाद हो गए हम लोग, कोई नहीं उसके लिए आवाज उठा रहा। मैं बहुत पहले जानती थी ये सब नहीं चलेगा। मैं बहुत पहले जानती थी कि तहरीक इंसाफ का कारकुन जिस वक्त मुश्तिल हो गया, जिस वक्त गैरत खा गया, तो ये इन लोगों की भी जो है वो बोटियां नोच कर खा जाएंगे और अब ये असरात जो है वो सामने आना शुरू हो गए। लेकिन दूसरी तरफ उमर अय्यूब साहब का भी क्या कहना है? कारकुनान अपने आप को सुकरात समझना छोड़ दें। जब निकलने का कहा जाता है तब निकलते नहीं, इल्जाम सारा लीडरान पे लगा देते हैं। बिल्कुल गलत कहा जनाब आपने। कारकुन हमेशा निकलता आया है। अगर तहरीक इंसाफ इस वक्त तक सरवाइव कर रही है तो वो सिर्फ कारकुनान के बलबूते पर है। अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ का कोई वजूद बाकी है तो वो सिर्फ कारकुनान की वजह से, वरना लीडर्स जो है वो हमेशा जो है वो किसी ना किसी पतली गली से हो निकलते थे, कहीं ना कहीं रूपोश हो जाते थे, कभी कोई बहाना बनाते थे, कभी कोई बहाना बनाते थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है जिसने सबको आड़े हाथों लिया हुआ है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया का मुहाज हो या फिर वो ग्राउंड पर हो। इस तरह से जनाब उनको जवाब सुनने को मिला है। तीसरी अहम खबर, सरदार अख्तर मेंगल ने जो है वो इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने की वजूहात जो है वो सामने आ गई हैं। उन्होंने जनाब उन्होंने जो है साफ साफ इस बात का जो है वो बर्मला इजहार किया है कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, मतलब अपने सूबे के लिए कुछ नहीं कर सका। आप जानते हैं बलोचिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा बदहाल सूबा है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो अनारकी जो है वो नजर आ रही है वो बलोचिस्तान में नजर आ रही है। और उन्होंने फरमाया इसलिए इस्तीफा देने का ऐलान करता हूँ, इसमें सियासत से बेहतर है कि मैं पकौड़े की दुकान खोल लूं। अब आप बताइए ये सियासत का क्या म्यार हो चुका है अख्तर मेंगल के नजदीक भी। मुझे शक है कि पार्लियामेंट के बाहर
मुझे इनकाउंटर करके या तो मार देंगे, लेकिन बात तो सुन ले मेरी, बहुत बड़ी बात कह दी कि मुझे ये शायद मार भी सकते हैं। और जनाब जो उन्होंने इस्तीफे के साथ अपनी कुछ गुजारिशात, जो अपने तहफ्फुज़ात पेश किए, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे सूबे की सूरत हाल ने मुझे इस्तीफा देने पर मजबूर किया है। बलोचिस्तान को कौमी असम्बली की जानिब से मुसलसल इग्नोर किया जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ हमें मजीद दीवार के साथ लगाए जा रहे हैं। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि हम अपने किरदार के हवाले से दोबारा सोचें। बलूचिस्तान की हकीम की नुमाइंदों के इस ऐवान में ना होने के बायस मेरी जैसी आवाज कोई बामकसद तब्दीली नहीं ला सकती। सरदार अख्तर मेंगल। ये मैं आपको सामने जो है इनका इस्तीफा भी दिखा रही हूँ। ये तो होना ही था। देखिए, जब आप किसी सूबे को अलग करने की कोशिश करेंगे, खुद से अलग करने की कोशिश करेंगे, उनके लोगों को महरूम करेंगे, उनके लोगों को जो है वो मिसिंग पर्सन्स बना देंगे, तो वहां का आम इंसान तो, आम शहरी तो बहुत दूर के बाद वहां के सियासतदान भी जिनको गैरत है वो बोलना शुरू कर देंगे। और ये इस्तीफे आना शुरू हो चुके हैं। और जनाब बांग्लादेश में भी, सॉरी इस्लामाबाद में भी इस वक्त जो है एहतजाज जारी हैं। वहां पर जो है PWF ने, सॉरी जो है उसने मेरे ख्याल से कोई है शोबा है पाकिस्तान का, जिसने जो है वो एहतजाज करना शुरू कर दिया है। मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा। और वहां पे दंगल फसाद जो है शुरू हो गए हैं। 8 सितंबर के जलसे को लेकर जो है वो इंतजामिया अभी से ही जो है वो उसकी टांगे कपकपाना शुरू हो गई हैं। और जनाब एक नई इन्होंने शिक जो है वो पेश कर दी है। और तो इनके पास कोई बहाना नहीं अब बचा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस दफा नहीं टलने वाले। इमरान खान साहब इस दफा नहीं हार मानने वाले। ये जलसा होगा, होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इमरान खान साहब पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन जनाब इस्लामाबाद में जो है बगैर इजाजत पर जलसा करने पर जो है वो 3 साल कैद व मुशक्कत जो है उसकी जो है वो एक तरमीम कर दी गई है कानून में कि उसको सजा सुना दी जाएगी और उसको ये सब केसेस जो है वो भुगतना होंगे। पाकिस्तान इज वर्स देन अ बनाना रिपब्लिक, यही सच है। इस वक्त पाकिस्तान में कानून, आइन, सियासत, इखलाकी इक़दार, जिन सब के साथ जो किया जा रहा है वो बहुत ही बड़ी घिनौनी साजिश है। इससे हासिल हसूल शायद कुछ नहीं होगा। इससे सिर्फ बंटवारा होगा, इससे सिर्फ अनारकी फैलेगी, इससे सिर्फ दिलों में नफरतें बढ़ेंगी। लेकिन इसमें जाते जाते मैं आपको एक बहुत खूबसूरत और बड़ा ही मज़ाहिया किस्म का एक लतीफ़ा सुनाने जा रही हूँ। जनाब हमारे प्यारे फैसल वाडवा, जानते तो होंगे आप, बहुत बड़ा लॉलीपॉप है, बहुत बड़े पिट्ठू हैं, क्या कहें अब जनाब। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बयान दिया है, आर्मी चीफ आसिम मुनीर के फैसलों से पाकिस्तान को अब तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ये बिल्कुल वही वो नारा है जिस तरह का शहबाज शरीफ ने लगाया था। ये वही नारा है जिस तरह का मरियम बीबी ने लगाया था। जनाब आप भी नारा लगा दीजिए, खुश कर दीजिए अपने बड़ों को। देखते हैं आपको किस तरह से जो है वो मुस्तफीद किया जाता है, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब को किया जा रहा है। किस तरह से आप भी जो है वो शेर होकर खाएंगे जिस तरह से बाकी सब लोग खा रहे हैं। देखते रहिए, सुनते रहिए और जागते रहिए पाकिस्तानियों। वक्त बहुत मुश्किल है, रास्ता बहुत कठिन है, मंजिल एक ही है। आपका यकीन, आपका इत्तेहाद, आपका यकीन मोहकम और आपकी इस्तकामत, अगर आज आप भी निकल पड़े तो शायद इन लोगों का वक्त बहुत थोड़ा रह जाएगा। बहुत शुक्रिया।